राधे राधे दोस्तों। पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है पोते ने लिया अपने दादा के लिए अपने माता पिता से बदला। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मई महीने की आग उगलती गर्मी में शेखर जी आंगन में रखी चारपाई पर लेटे हुए थे। पसीने से तरबतर आसमान की ओर निहारते हुए वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी मीरा को याद करके लगातार रो रहे थे। रात के 2 बजे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। अरे नींद आती भी तो कैसे? सुबह से एक दाना भी उनके मुंह में नहीं गया था। पेट की आंतें जैसे उनकी भूख का शोर मचा रही थीं। धीरे धीरे शेखर जी रसोई की ओर बढ़े, कुछ खाने की उम्मीद में, लेकिन रसोई में कुछ भी नहीं पड़ा था। दूध पीने की इच्छा से फ्रिज खोला, लेकिन वो भी खाली था। मन भारी करके शेखर जी ने एक गिलास पानी पिया और फिर वापस चारपाई पर आकर लेट गए। गर्मी और भूख के बीच वे दाएं बाएं करवट बदलते रहे। बस सुबह का इंतजार कर रहे थे कि शायद बहू सिया उन्हें खाने के लिए कुछ दे दे। शेखर जी के कमरे में पंखा नहीं था, इसीलिए वह आंगन में सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटे और बहू यानी निखिल और सिया अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। कल रात वे दोनों शादी में गए थे और रात को वहीं से डिनर करके आए थे। तब सिया ने सुबह की बची 2 बासी रोटियां शेखर जी को देते हुए कहा कि पापा चाय बनाकर उसके साथ खा लेना। शेखर जी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। लेकिन जब रात को भूख लगी तो शेखर जी रसोई में गए। उन्होंने रोटियों का डब्बा खोला तो रोटियों में से बदबू आ रही थी, लेकिन बहुत जोर की भूख लगी थी। इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं मिला। बेटा और बहू रात को करीब 12 बजे लौटे, लेकिन शेखर जी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे खाने के लिए कहें। वे चुपचाप चारपाई पर लेटे रहे। जैसे जैसे रात बीत रही थी, भूख बढ़ती गई और अंततः शेखर जी की आंख लग ही गई। सुबह की कुकर की सीटी की आवाज ने उन्हें झकझोर कर जगाया। रसोई से आती खाने की खुशबू से उनके मुंह की भूख और बढ़ गई। उसी समय सिया ने कड़कती आवाज में कहा, उठिए, चाय पीजिए और घर का काम कीजिए। इतनी देर तक कोई सोता है भला? 2 दिन के कपड़े धोकर छत पर सुखाइए, फिर झाड़ू पोछा भी करना है। हाथ जरा तेजी से चलाइए, मेरे मायके वाले आने वाले हैं। शेखर जी की हालत देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता था कि उनके शरीर में जरा भी जान नहीं है, लेकिन बहू को उन पर जरा भी तरस नहीं आया और सारा काम बताकर चलती बनी। रात भर के भूखे, गर्मी से थके और अब बहू की डांट सुनकर वह चुपचाप काम करने लगे। 1 कप चाय पीकर उन्होंने बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद सारे कपड़े धोए, झाड़ पोंछ की और चुपचाप अपनी भूख को दबाए रखा। काम खत्म करने के बाद उन्होंने सिया से कहा, बहू, घर का सारा काम हो गया है, अब मुझे बहुत भूख लगी है। उनकी बात सुनकर सिया ने तपाक से कहा, क्यों, रात को रोटियां नहीं ठूसी थी क्या? तब उन्होंने कहा, बेटा, जो रोटियां तुम रखकर गई थी उनमें से बदबू आ रही थी और मेरे को और खाने को कुछ भी नहीं मिला। मैंने कल दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। उनकी बात सुनकर सिया जोर से चीखी, अरे बासी रोटियां, आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? मैं आपको बासी रोटियां देती हूँ? और अभी मेरे मायके वाले आने वाले हैं। जब तक वो लोग खाना खाकर नहीं चले जाते तब तक आपको खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कहीं खाना कम पड़ गया तो मैं कैसे करूंगी? बस ये बिस्किट ले जाइए और अपने कमरे में जाकर खा लीजिए। और फिर चीखते हुए बोली, और ये अपनी चारपाई अपने कमरे में लेकर जाइए और वहां से निकलना मत। पूरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। शेखर जी के मन में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि वे जानते थे कि बेटे के सामने बहू फिर हंगामा करेगी
आखिरकार उन्होंने अपनी चारपाई उठाई और कमरे में रख दी। बैठे बैठे सोच रहे थे कि कितने मंदिरों में माथा टेका, कितनी मन्नतें मांगी, तब जाकर ये बेटा मिला था। और अब ये बेटा और बहू सिर्फ अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। बैठे बैठे शेखर जी अपनी यादों के समुद्र में खो गए। मीरा के साथ बीते हुए दिन उनके दिल और दिमाग में घूम रहे थे। जब तक मीरा जिंदा थी, घर में सब कुछ संतुलित था। शेखर जी दुकान संभालते, मीरा घर और बहू सिया के कामकाज को मैनेज करती। उनका बेटा निखिल भी उनका आदर करता था। लेकिन मीरा के अचानक डेंगू बुखार में चले जाने के बाद सब कुछ बदल गया। शेखर जी की दुनिया जैसे उजड़ गई। बेटे और बहू का व्यवहार दिन ब दिन कठोर होता गया। अब उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। दुकान पर कब्जा, घर में दबाव, झूठे बर्तन, कपड़े, सब कुछ शेखर जी को करना पड़ता। और अगर उन्होंने कुछ कहा तो बहू सिया तुरंत कलह खड़ा कर देती। वह सोचने लगे कि उन्होंने निखिल के लिए क्या कुछ नहीं किया। वो तो अपनी पत्नी के साथ अपने छोटे से 2 कमरों के घर में खुश थे, लेकिन निखिल के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की और 10 साल की कड़ी मेहनत में उन्होंने छोटी दुकान को शोरूम में बदल दिया। एक बड़ा घर भी बनवाया, जिससे आगे आने वाले समय में निखिल को कभी कोई परेशानी ना हो। उसे बिजनेस की बारीकियां सिखाई। और अब बेटे की शादी के बाद सब कुछ बदल गया। बेटे ने दुकान पर कब्जा जमा लिया, बहू ने घर पर। शेखर जी अपने ही घर में कहीं आ जा नहीं सकते थे। वो सोचते कि वो बूढ़े हो गए हैं, पर दिमाग अब भी ठीक है, अब भी व्यापार संभाल सकते हैं। लेकिन निखिल और सिया ने उनके अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया। शेखर जी की आंखें नम हो गईं। मीरा की यादें, बेटे की बेरुखी, बहू का कठोर व्यवहार, सब कुछ मिलकर उनके दिल को चीर रहा था। जब तक वो जीवित थी, सब कुछ संभाल लेती थी, और अब मेरे बेटे ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं भूखा प्यासा रह जाऊं और घर में एक कमरा ही मेरी दुनिया बन जाए। तभी उन्हें अपने पोते आरव की याद आने लगी। एक वही तो था जिसके साथ दिल खोलकर हंसते थे, खेलते थे, बातें करते थे। उसके साथ समय कहाँ बीत जाता था उन्हें पता ही नहीं चलता था। दोनों पक्के बेस्ट फ्रेंड थे। जब आरव छोटा था तो शेखर जी उसके साथ खेलते, पार्क में घुमाने जाते, बाजार में प्यार से लेकर जाते, और रात को कहानियां सुनाना उनका सबसे प्रिय पल था। आरव भी अपने दादाजी के साथ बिताए हर पल को खुलकर जीता। स्कूल से लौटकर वह अपनी दिन भर की बातें, पढ़ाई की परेशानी, खेल कूद की हर छोटी बड़ी बात शेखर जी के साथ साझा करता। उसकी हंसी, उसकी मासूमियत शेखर जी के जीवन का सबसे बड़ा सुख था। लेकिन अब आरव विदेश में पढ़ाई कर रहा था। शेखर जी बिल्कुल अकेले रह गए। उनकी भूख, अकेलापन, बेटे और बहू की बेरुखी, सब मिलकर उनके जीवन को मुश्किल बना रहे थे। फिर भी एक उम्मीद की किरण उनके दिल में जागती थी, आरव की यादें। सोचते सोचते शेखर जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उनके मन में ये विचार आया कि भले ही बेटे और बहू ने उन्हें ठुकरा दिया, लेकिन पोता उनके साथ है। आरव लौटेगा, वो देखेगा सब कुछ, तो वह सब कुछ ठीक कर देगा, शेखर जी ने खुद से कहा। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। शेखर जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने उम्मीद की किरण को पहचानते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन बहू के मायके वाले आ गए थे। बाहर हंसी ठिठोली और नाश्ते की खुशबू फैली हुई थी। शेखर जी अभी भी भूख से जूझ रहे थे। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे रहे, ये सोचते हुए कि शायद अब कुछ खाने को मिलेगा। बहू और उसके मायके वाले घंटों तक भोजन कर रहे थे, और शेखर जी केवल पानी पीकर अपनी भूख शांत करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब तो पानी भी खत्म हो गया था। फिर वह मजबूरी में पानी लेने के लिए रसोई की तरफ गए, तो पानी लेने के चक्कर में
उनके हाथ से पानी का गिलास छूट गया। तेज आवाज सुनकर उनकी बहू सिया चीखते हुए आई और बोली, आपसे कहा था ना अपने कमरे में रहना, समझ में नहीं आता आपको? सारा किचन गंदा कर दिया, पोंछा लगाओ जल्दी से और जाओ यहाँ से। तभी बेटा भी वहां आकर चीखने लगा, पापा आपकी समझ में नहीं आता, सारे मेहमानों के सामने आपने मेरी बेइज्जती कर दी, जाइए यहाँ से। जब शेखर जी अपने कमरे में जा रहे थे तब उनके कानों में अपनी बहू सिया और उसकी माँ की बातें पड़ी। उसकी माँ उससे पूछ रही थी, अरे तुम अपने ससुर से भी कुछ काम करवाती हो या नहीं, या ये दिन भर पड़े पड़े बस खाते ही रहते हैं? सिया ने हंसते हुए कहा, थोड़ा बहुत काम करवा ही लेती हूँ, मुफ्त में खाना थोड़े ही खिलाऊंगी। शेखर जी ने चुपचाप ये सब सुना। उनके दिल में दर्द और भी गहरा हो गया। भूख और अपमान दोनों ने शेखर जी को पूरी तरह हिला दिया। वो अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। सोच रहे थे, इतने साल मेहनत की, प्यार दिया, अब उसकी सजा मिली है। लेकिन उनके मन में एक उम्मीद की छोटी सी किरण थी, आरव। पोते की याद में उन्हें ताकत मिल रही थी। जब सब मेहमान चले गए तो शेखर जी ने सोचा कि उनकी बहू उन्हें अब खाना देगी, लेकिन बहू बेटा तो अपने कमरे में सोने चले गए। जब थोड़ी देर तक वो लोग नहीं आए तो शेखर जी ने अपनी बहू को आवाज दी कि बेटा मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तब उनका बेटा गुस्से में आया और बोला, आज आपने मेहमानों के सामने हमारी बहुत बेइज्जती की है, इसीलिए आज आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में वापस लौट गया। शेखर जी की भूख के मारे हालत खराब थी, वो तिलमिलाकर रह गए। लेकिन अचानक शेखर जी ने फैसला किया, अब वे अपनी भूख और अपमान के आगे नहीं झुकेंगे। बेटे और बहू के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने अपने पुराने संदूक में रखा थोड़ा पैसा निकाला, कुल मिलाकर 600 रुपये ही थे। जेब में पैसे डालकर उन्होंने छड़ी उठाई और बाहर निकल गए। वो बहुत भूखे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। इसीलिए सबसे पहले शुरुआत उन्होंने पास के एक छोटे से ढाबे से की। 50 रुपये खर्च करके उन्होंने पेट भरने के लिए खाना खाया। थोड़ी राहत मिली, पर मन में यह सोच बन गई थी कि अब भूखे नहीं रहना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है। बाकी के पैसों से उन्होंने कुछ चिप्स के पैकेट खरीदे और एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर उन्हें बेचने का निर्णय लिया। शुरू में तो कोई ग्राहक नहीं आया। गर्मी में पसीने में भीगते हुए शेखर जी धैर्य बनाए रखे थे। धीरे धीरे लोग आए, चिप्स खरीदने लगे और शाम तक सारे पैकेट बिक गए और 50 रुपये का मुनाफा भी हुआ। शेखर जी का मन कुछ हल्का हुआ। रात को उन्होंने ढाबे पर खाना खाया और वापस घर लौट आए, ये सोचकर कि घर में अब बहू कुछ देने वाली तो है नहीं, इसीलिए पहले खुद ही खा लेना बेहतर था। उनके बेटा बहू ने देखा कि वह दोपहर के गए, रात को लौटे, पर उनमें से किसी ने भी उनकी चिंता नहीं की, क्योंकि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि वो घर में रहें या ना रहें। हाँ, बहू को अपने काम से जरूर मतलब था। अब शेखर जी रोजाना घर का काम निपटाकर एयरपोर्ट के बाहर चिप्स बेचने जाते। बूढ़े जरूर थे, पर मेहनत में कोई परेशानी नहीं होती थी। धीरे धीरे उनके पास खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसे इकट्ठे होने लगे। अब उन्हें बेटे और बहू से कुछ भी नहीं मांगना पड़ता था। इसी तरह लगभग 8 महीने बीत चुके थे। शेखर जी अब हर रोज सुबह घर के काम निपटाकर एयरपोर्ट के बाहर चिप्स बेचकर अपने लिए खाना जुटा लेते थे। उनके पास अब खुद के खर्च के लिए पैसे भी हो गए थे। इसी बीच उनका पोता आरव विदेश से भारत लौटने वाला था। उसने सोचा कि मैं अचानक घर जाकर सबको सरप्राइज दूंगा। मेरे मम्मी, पापा और दादाजी कितने खुश हो जाएंगे। दादाजी का चेहरा तो खुशी से खिल उठेगा। आरव ने मन ही मन सोचा था कि दादाजी से मिलकर उन्हें खुश करूंगा। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था, तो दोनों बातें करते हुए एयरपोर्ट से उतरे। उधर उसके दादाजी एयरपोर्ट के बाहर सबको आवाज लगा लगाकर चिप्स बेच रहे थे। तभी आरव के दोस्त की नज़र उन पर पड़ी और बोला, आरव
ये तो तेरे दादाजी जैसे लग रहे हैं ना। आरव को भी कुछ कुछ शक हुआ और उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वो तो उसके दादाजी ही थे। वह सबको आवाज लगा लगाकर चिप्स बेच रहे थे। पसीने से तरबदर थे, बिल्कुल कमजोर, जैसे शरीर में जान ही ना हो। पसीने में भीग चुके पर अपने काम में लगे हुए। आरव की आंखें भर आईं। दौड़कर वह दादाजी के पास गया। दादाजी, शेखर जी ने बिना देखे कहा, बेटा ये पैकेट ले लो, कौन सा चाहिए। आरव की आंखों में आंसू थे। बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अपने दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज सुनकर शेखर जी ने मुंह ऊपर किया तो सामने आरव को देखकर उनकी आंखों से आंसू फूट पड़े और दोनों एक दूसरे के गले लग पड़े। गले लगते ही दोनों फूट फूट कर रोने लगे। दादाजी, इस उम्र में आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आराम क्यों नहीं करते? और क्या मम्मी पापा को पता है कि आप ये सब कर रहे हैं? उन्होंने आपको यहाँ कैसे आने दिया? शेखर जी ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा भूख लग रही थी और कोई मदद करने वाला नहीं था। तब आरव ने पूछा, क्या मतलब? क्या पापा मम्मी घर पर नहीं हैं? तब शेखर जी ने रोते हुए अपने बेटे और बहू के सारे जुल्म आरव के सामने रख दिए। आरव ये सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तो अपने माँ बाप पर शर्म आने लगी थी। उन दोनों की हालत देखकर उसके दोस्त की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। आरव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बड़े प्यार से उन्हें अपने साथ ले गया और एक होटल में ले जाकर भरपेट भोजन कराया। उन्हें आरामदायक कमरा और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराईं। आरव ने भरोसा दिलाया कि अब वो आराम कर सकते हैं और अब उन्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और होटल का वेटर बीच बीच में उनसे आकर उनकी ज़रूरत की चीज़ पूछता रहेगा। और वैसे कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे फ़ोन कर लेना, मैं कल आपसे मिलने आऊँगा। उन्हें होटल में छोड़ने के बाद आरव घर पहुँचा। अपने बेटे को अचानक देखकर सिया की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अरे बेटा, तू अचानक? लेकिन आरव के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसने कहा, मैं अचानक नहीं आता तो मुझे सब कुछ कैसे पता चलता? लेकिन सिया उसकी बात नहीं समझ पाई और उसने अपने पति को आवाज लगाते हुए कहा, देखो आरव आया है। और दोनों पति पत्नी खुशी से उसे गले लगाने लगे। लेकिन आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। फिर उसने पूछा, माँ दादाजी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सिया एकदम चुप हो गई। फिर बात बनाते हुए बोली, अरे बेटा, खा खाकर बिस्तर पर पड़े रहते थे, इसीलिए हमने ही उनसे कहा कि थोड़ा घूम आया करो, इसीलिए वो घूमने गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आरव को तो सब पता था, लेकिन वो नाटक करता रहा। शाम से रात हो चुकी थी, लेकिन शेखर जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। और आरव ने फिर से अपने माता पिता से पूछा कि दादाजी अभी तक नहीं आए, वो कहाँ हैं? तो उसके पिता नाटक करते हुए बोले, बेटा कभी कभी तुम्हारे दादाजी अपने दोस्तों के घर भी चले जाते हैं और 2-2 3 दिन तक घर नहीं आते, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे वो लोग भी सोच रहे थे कि आज पिताजी घर क्यों नहीं आए, पर मन ही मन खुश भी थे। अच्छा है, बला टली। और इधर आरव देख रहा था कि उसके माता पिता कितने ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं। आरव सुबह सुबह तैयार होकर वापस अपने दादाजी के पास होटल में गया। उनके साथ बैठा, बातें की, नाश्ता भी उन्हीं के साथ किया। फिर उन्हें विश्वास दिलाकर आया कि दादाजी आप चिंता मत करो, बहुत जल्दी मैं सब सही कर दूंगा, बस तब तक आप मुझ पर भरोसा रखिए। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा तू है तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं। अब आरव का बस एक ही मकसद था कि उसे अपने दादाजी की प्रॉपर्टी को वापस उनके नाम करना था, क्योंकि दुकान और घर उसके माता पिता धोखे से अपने नाम करवा चुके थे। अब आरव ने एक खेल खेला। उसने घर और दुकान के कागज बनवाए, लेकिन माता पिता से कहा कि मुझे अपनी नौकरी के लिए कुछ पेपर्स पर आपके साइन करवाने हैं, प्लीज़ आप इन पर साइन कर दीजिए।
माता पिता ने बिना देखे उन पर साइन कर दिए और अब पूरी प्रॉपर्टी उसके दादाजी के नाम हो चुकी थी। उसके बाद आरव शेखर जी को घर लेकर आया। शेखर जी और आरव को एक साथ देखकर सिया और निखिल के होश उड़ गए। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वे दोनों एक साथ कैसे हैं। तब भी निखिल बनावटी आवाज में बोला, अरे पापा जी, आप कहाँ चले गए थे? हम लोग आपकी कितनी चिंता कर रहे थे। तब आरव चीख कर बोला, बस कीजिए अपना ये नाटक। बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपका नाटक। आपको शर्म नहीं आती? आपने दादाजी के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उन्हें धोखा दिया। अरे एक एक रोटी के लिए उन्हें तरसा दिया। अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो आपको कैसा लगेगा? निखिल और सिया के पास कोई जवाब नहीं था। तब आरव बोला, अब ये पूरी प्रॉपर्टी दादाजी के नाम है, इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप ये घर छोड़कर चले जाइए। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू थे। तब सिया और निखिल शेखर जी से माफ़ी मांगने लगे कि पिताजी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। पर शेखर जी ने मुंह फेर लिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आरव की आंखों में आंसू हैं, तो उन्होंने उन दोनों को माफ़ कर दिया। तब आरव ने कहा, दादाजी ने आपको माफ़ किया है, लेकिन आप एक शर्त पर इस घर में रहेंगे कि अब आप दादाजी का अच्छे से ख्याल रखेंगे। दोनों ने वादा किया कि अब हम कुछ भी गलत नहीं करेंगे। उसके बाद निखिल और सिया शेखर जी का ध्यान रखने लगे और आरव भी अब साथ ही रहता था और उनका ध्यान रखता था। शेखर जी अब बहुत खुश थे और आरव को ढेरों दुआएं देते थे। आज एक पोते ने अपने दादा को उनका घर, परिवार और सम्मान वापस दिलाया था। उस दिन के बाद से घर में प्यार और सम्मान की हवा बहने लगी। शेखर जी अब घर में सुरक्षित और शांत रहने लगे और आरव हर पल उनके आशीर्वाद के साथ खुश था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आरव ने अपने माता पिता के साथ सही किया या गलत, ये भी बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।